सन्माननीय नड्डा साहब। आज के इस विशाल जनसभा में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हम सबके प्रिय नेता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भाई सुधीर मुंगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमारे चेयरमैन श्री हंसराज अहीर जी, लोकसभा में हमारे सांसद श्री अशोक नेते जी, रामदास तड़स जी, हमारे मनोज कोटक जी, संजीव रेड्डी जी, संदीप ध्रुवे जी, श्री बंटी जी, रामदास आंबेडकर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देवराज जी, प्रेम शुक्ला जी, उपेंद्र कोठेकर जी, गिरीश व्यास जी, अन्ना साहेब जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे चंद्रपुर में आने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूं और आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, इस कामना को लेकर के चंद्रपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम सदा लहराए, इस कामना के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां जब आया हूं तो मैं महाकाली को याद न करूं तो शायद मेरा आना सार्थक नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले तो मैं महाकाली को वंदन करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ वीर बाबूराव शेरमाकी जी को याद करना यह भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को आहूत किया। ऐसे वीर पुरुष को भी याद करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं और उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में चंद्रपुर के इतिहास के बारे में, चंद्रपुर के योगदान के बारे में, ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं जब आज आपके बीच में आया हूं तो कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब विश्व मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, जब विश्व हर तरीके के आघात के बीच से गुजर रहा है और हर देश अपने आप को संकट में पा रहा है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश, 130-135 करोड़ का देश, इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो देश को विपरीत परिस्थिति में भी आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। और फिर मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया। आज
जब अमेरिका इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, रशिया इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहां भारत अपनी इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी के साथ देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर रहा है। अगर आज मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं है, आज हम स्टील में दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। 8 सालों के अंदर जो देश 52% मोबाइल बाहर से लाता था, आज यह देश 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है। केमिकल में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, स्टील में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर। इसलिए आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहां हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आज हम सब भाग्यशाली हैं। मैं यहां देख रहा हूं आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया है और सब बड़े आराम से बैठे हैं। अमेरिका में अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप ने अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं किया है, चीन की हालत आप लोगों ने टेलीविजन में देख ली है। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारत 220 करोड़ टीकाकरण डबल डोज और बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच पहन करके हमारे सामने ये तस्वीर दिखती है। मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि हमें माता होना चाहिए। सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है। अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ये कांग्रेसी अनपढ़ इनके समझ में नहीं आता है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में पोलियो की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में दवाई बन गई थी और 2006 में भारत में आई थी। लेकिन ये कोरोना जो 20 जनवरी 2020 को पहली बार भारत में आया था, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार की तरफ से अर्थ की व्यवस्था की, साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये युद्ध हुआ और चल भी रहा है। इस युद्ध में कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को वापस लेकर के आया? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वापस सुरक्षित लाने की व्यवस्था किसी देश ने की हो? अमेरिका ने किया क्या? पाकिस्तान ने किया क्या? यूरोप ने किया क्या? किसी और देश ने किया क्या? लेकिन जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो हमारे 32,000 विद्यार्थी वहां पढ़ा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बात की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और भारत के लोगों को वापस सुरक्षित भारत पहुंचाया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और इतना ही नहीं, कई छात्र कई देशों के भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तैर गए, वो भी निकल करके आ गए। यह स्थिति आकर के खड़ी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश आज कहां खड़ा है। आज दुनिया में हमें ऐसे ही नहीं हमारी शान बनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण आज दुनिया भारत को एक अलग निगाह से देखने लगा है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 गुना हमारा मैन्युफैक्चर बढ़ गया है। और उसी तरीके से हर विकास के दृष्टि से हम एक्सपोर्ट टारगेट को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हर दृष्टि से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये कहता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल की व्यवस्था की है। इस कारण से हम अति गरीबी से नीचे आ गए और हमारी अति गरीबी 1% से नीचे आ गई। उसी तरीके से अगर हम बात करें जल जीवन मिशन में, कभी सोचा था कि हमको घर में नल के माध्यम से पानी पीने को मिलेगा? कभी कल्पना की थी? लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 7 करोड़ 30 लाख घरों में और आपके चंद्रपुर में 1,40,000 घरों में हर घर नल, हर घर जल का टैप कनेक्शन लगा दिया गया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात की थी। उस समय हमारे ये कांग्रेसी भाई ने एक तरीके से मजाक उड़ाया था, कहा था प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात करता है, ये कैसा प्रधानमंत्री है? ये इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वह जिन घरानों से आते हैं उनको भारत की पीड़ा का पता नहीं था। भारत की पीड़ा का पता था तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पता था। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 12 करोड़ परिवारों को शौचालय दिया गया। ये शौचालय नहीं है मित्रों, ये 12 करोड़ की जनता को इज्जत देने का काम किया, महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या देश था? 70 साल की आजादी हो गई, 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। यह देश की तस्वीर थी। अगर 12 करोड़ बहनों को इज्जत दिया गया तो वह भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं ये महिलाओं को सशक्तिकरण करती हैं। मुझे नहीं मालूम ये ट्राइबल एरिया है, लेकिन सुधीर जी, हंसराज जी, मैं गांव से आता हूं, मैं पहाड़ों से आता हूं। हमारे इलाके में महिलाएं सवेरे 4 बजे उठती थी, 5 बजे वो जाया करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म करने के बाद जंगलों में लकड़ी काटा करती थी। लकड़ी काट करके बोझा सर पर डाल करके घर आया करती थी और तब जाकर के 6 बजे 7 बजे घर का चूल्हा जलता था और वह बच्चों को रोटी पका करके स्कूल जाने की व्यवस्था भेजती थी। आज 11 करोड़ बहनों के लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस का कनेक्शन दे दिया गया है। अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन करा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। ये मैं आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से आम महिलाओं को ताकत मिली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 11 करोड़ 74 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? उनको ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे घर में बीच में खर्च हो जाते हैं, 15 पैसा ही जाता है।
पता नहीं कौन सा हाथ था जिसमें वो फंस जाता था, कहां फंस जाता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ 74 लाख परिवारों को 2000 रुपए उनके खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, 15 सेकंड के अंदर। यह है डिजिटल इंडिया, यह है डिजिटल बढ़ता हुआ भारत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान मानधन योजना हो, कोई भी योजना हो, सारी योजनाएं जो चलाई गई हैं वह देश को और किसान भाइयों को ताकत देने के लिए चलाई गई हैं, यह हमको समझना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आयुष्मान भारत जिसकी चर्चा भी सुधीर जी ने की, मित्रों ये दुनिया इससे चकरा जाती है। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी को मोदी जी ने 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल सालाना 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है, दुनिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 50 करोड़ का मतलब मालूम है, सारी अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी, सारी मेक्सिको की आबादी और आधी यूरोप की आबादी मिला लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये ताकत और उनको ये व्यवस्था करके देना, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आपके साथ बहुत सी बातें कर रहा हूं, आप कहोगे मेरे महाराष्ट्र की बात करो। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी पिछले महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, 11 तारीख को, और उन्होंने यहां पर 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 75,000 करोड़। यह है महाराष्ट्र, बदलता महाराष्ट्र। उसी तरीके से नेशनल रेल प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, इसमें 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। नाग रिवर के लिए पोल्यूशन एबेटमेंट के लिए 1925 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। और उसी तरीके से वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर चलाई गई, और उसी तरीके से नागपुर मेट्रो फेज 1, इसमें 8,650 करोड़ रुपए खर्च करके फेज 1 की शुरुआत की और 6,700 करोड़ का फेज 2 का शिलान्यास कर डाला। ये बदलता हुआ नागपुर खड़ा किया, ये बदलता हुआ हमारा महाराष्ट्र को खड़ा किया गया। उसी तरीके से हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग जो 520 किलोमीटर का है, नागपुर से शिरडी, उसका भी इनॉग्रेशन किया, उसका भी उद्घाटन किया। और साथ ही साथ 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं मित्रों, कोई कांग्रेसी इस तरीके से आंकड़े गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? कोई बता सकता है इस तरीके से? ये मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये ताकत पैदा हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई। और उसी तरीके से पिछले महीने की 18 तारीख को नितिन जी ने 8 नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया। 1,800 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यह भी 492 करोड़ रुपए का, इसका भी राजनांदगांव पुणे में इसका भी अप्रूवल जो है वो अप्रूवल मिल गया है। और इसमें 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस क्लस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में। और इसके साथ साथ इसमें लगभग 5,000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी और लगभग 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। यह इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं नरेंद्र जी की और देवेंद्र जी के डबल इंजन की बात करूं तो एक नहीं बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। अगर वाइब्रेंट गुजरात है तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र है, और मैग्नेटिक महाराष्ट्र के लिए आप लोगों ने काम किया है। उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में जब से आपकी सरकार आई है, फिर से जब से, मैं तब नहीं बता रहा हूं जब वो अगाड़ी की पिछाड़ी सरकार थी, अगाड़ी की पिछड़ी सरकार थी। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आपकी सरकार आई है।
3,75,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक नहीं अनेकों काम को विकास की दृष्टि से जोड़ने का काम किया है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से काम हैं जिनको पूरा किया गया। अगर मैं चंद्रपुर की बात करूं तो मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता देने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, यह ट्राइबल बेल्ट है। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में जाकर के सिकल सेल की चर्चा की थी, दुनिया के मंचों पर उन्होंने चर्चा की थी। आज मुझे खुशी है कि उसका रिसर्च सेंटर और सैटेलाइट सेंटर भी अगर बना है तो चंद्रपुर में बना है और उसके लिए भी काम हो रहा है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2,000 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 35 सड़कें बन रही हैं और 223 किलोमीटर में 170 करोड़ रुपए का खर्च जो है वह भी तय हुआ है। मित्रों, मैंने आपके सामने एक तरीके से विकास की कहानी आपके सामने रखी है, आपको बताने का प्रयास किया है। देश, प्रदेश, चंद्रपुर, हर जगह अगर विकास की कोई कहानी लिखी गई है तो वो कमल के निशान के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लिखी गई है। इस इलाके की उपेक्षा की थी कांग्रेस के लोगों ने। विदर्भ इलाका उपेक्षित था, कोई काम नहीं होता था, कोई विकास नहीं होता था। आज मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, आज मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। कभी आपने सोचा था कि नागपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? कभी कल्पना की थी? आप या तो मुंबई जाते थे या दिल्ली जाते थे इलाज के लिए। आज विदर्भ के लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज विदर्भ में ही हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए विकास की दृष्टि से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप छाती ठोक करके जनता के बीच में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास पुरुष का नाम नरेंद्र मोदी है। यह आप डंके की चोट पर कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे दुख होता है कि महाराष्ट्र, जो अपनी जवान के लिए जाना जाता था, जो अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, जो वीरता के लिए जाना जाता था, आज वहां सत्ता के लालच में आकर शिवसेना, उस समय की उद्धव की शिवसेना ने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच के कारण पीठ पे छुरा भोग करके उन लोगों का साथ दे दिया जिनके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, उनके साथ जाकर के मिल गए। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या? मित्रों, मैं कई बार ताज्जुब करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर, देवेंद्र भाई मंच पर, वहां चर्चा हो रही है। दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, और शिवसेना के उस समय के उद्धव के सारे लोग बैठे हुए हैं, चुपचाप हामी भरते थे। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए तो मन में लड्डू फूटने लग गए और मन में इच्छा हो गई कि अब मुख्यमंत्री बनना है। पीठ पर छुरा भोग दिया। लेकिन सच्चाई ये होती है, एक बात ध्यान रखना, राजनीति में सच्चाई की तरफ ही सत्ता मुड़ती है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो अननेचुरल अलायंस होता है वो अननेचुरल होता है, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। और मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास की दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। और इसलिए आपको पता है
कि उनको जो मुंह तोड़ जवाब मिला वो अभी आपके सामने है। आज आपकी सरकार बनी है। आज एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र को विकास के आगे ले जा रहे हैं और इसको आगे ले जाएंगे और हम लोगों को पूरी ताकत से आगे बढ़ना है और महाराष्ट्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए। एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था? भ्रष्टाचार ऐसे करने लगे, 3-3 दुकानें खुल गई, 3-3 दुकानें। पहले शिवसेना को दो, यानी उद्धव को दो, उनके यहां जाइए, वहां माथा टेकिए, फिर कांग्रेस में माथा टेकिए, फिर एनसीपी में माथा टेकिए। माथा टेकते टेकते माथा ही झुक गया, यह स्थिति ला करके खड़ी कर दी। और एक हमारा सुनो, अगर मैं अपनी बात करूं तो एक तरफ हमारा जैम है, जन आधार, जनधन आधार और मोबाइल जैम से हम एक डिजिटली स्वच्छता ला रहे हैं राजनीति में। और एक उनका जैम है वो है जॉइंटली एक्वायरिंग मनी, जॉइंटली एक्वायरिंग मनी। और उसी तरीके से इनके यहां भी महाविकास आघाड़ी थी और उस महाविकास आघाड़ी में हमारा है, बीजेपी का है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उनका है डीबीटी मतलब डीलरशिप, ब्रोकेज और ट्रांसफर्स। यही करते चलो, डीलरशिप लो, ब्रोकेज करो, दलाली करो और ट्रांसफर्स में धंधा कमाओ। आज हमें बड़ा दुख होता है ये जानते हुए। अभी अभी एक मंत्री ये साल भर अंदर रह करके बेल पर छूटे हैं, एक मंत्री अभी भी अंदर, पूर्व मंत्री अभी भी अंदर है। क्या हो गया था? किस तरीके का टेररिज्म का ढोंग रच करके एक पुलिस ऑफिसर उगाही करने पर लगा हुआ था, आज वो भी जेल में है। क्या स्थिति आ गई थी? आज बताइए, जब से शिंदे जी की सरकार आई है, देवेंद्र फडणवीस जी आए हैं, विकास का काम चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है? चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है? भ्रष्टाचार पर रोक लगी कि नहीं लगी? लोगों को राहत मिली कि नहीं मिली? मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, राजनीति में इशारों को समझो और राजनीति में हमेशा ध्यान रखो कौन लोग आपके सही शुभचिंतक हैं और कौन लोग घड़ियाली आंसू बहाकर आपके हुकूकों का नुकसान करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ध्यान में आएगा कि इस काम को करने के लिए, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए और कोई नहीं है, वह हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने के लिए, आपकी सेवा के लिए आतुर है। ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं नए साल पर चंद्रपुर से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं। सुधीर मुनगंटीवार जी ने कहा है, हंसराज जी ने कहा है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कटक और नॉर्थ ईस्ट तक हमको भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री बनाना है। मैं जरूर बनाऊंगा, इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन उसकी शुरुआत चंद्रपुर से होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी बात को पूरा करेंगे। कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।